हो गया। कल अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? सांगा के बारे में पढ़ रहे थे और खानवा के युद्ध की अपन चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो इस खानवा के युद्ध के संबंध में मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट का सवाल शायद आपको मैंने लिखाया था, वो पाती परवन पे बताया था कि एक ने इस युद्ध को जिहाद नाम दे दिया था और दूसरे ने सभी हिंदू राज्यों की ओर से घोषित कर दिया था। इसीलिए हम सांगा को हिंदूपति या हिंदूपथ के नाम से जानते हैं। तो इस युद्ध के संबंध में आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, तो ये अभी जो लिखा रहा हूं ये आपको थोड़ा सा ढंग से याद रखना है। लिखो आप इसमें, खानवा के युद्ध में राणा सांगा, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ के संबंध में ये कहा जाता है, या के साथ के संबंध में कर्नल जेम्स टॉड ने ये लिखा है। ऐसे लिख लो, ये कथन ही लिख लो, कर्नल जेम्स टॉड ने ये लिखा है, कर्नल जेम्स टॉड ने ये लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, इस युद्ध में सांगा का सात उच्च श्रेणी के राजाओं सात उच्च श्रेणी के राजाओं कॉमा नौराओं तथा 104 सरदारों द्वारा दिया गया था। 104 सरदारों द्वारा दिया गया था। यह कथन किसने किया है? ठीक है, कौन कौन थे इसमें? तो आप एक एक लाइन में एक एक के बारे में लिखते जाएंगे। मतलब किसने साथ दिया था, कौन साथ था, कौन साथ नहीं था, ऐसा सवाल यहां से आता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पहला आप इसमें लिखोगे पृथ्वीराज, कौन था ये? आमेर का कच्छावा शासक था। आमेर का कछवा शासक था। दूसरा मालदेव, कौन था? मारवाड़ का राठौड़, मारवाड़ का राठौड़। तीसरा इसमें पूछते हैं अशोक परमार, अशोक परमार ये जगनेर रियासत थी, कहाँ पड़ती थी? भरतपुर में। जगनेर भरतपुर का शासक था। कल्याणमल, ये बीकानेर का कौन था? राठौड़ी थे यहां भी। बीकानेर का राठौड़ शासक था। फिर झाला अज्जा, झाला अज्जा ये कौन था? गोगुंदा का शासक था। झाला अज्जा गोगुंदा का शासक था। उदय सिंह ये बागड़ का शासक था। उदय सिंह कहां का था? बागड़ का शासक। अखेराज दुद्दा ये सिरोही का शासक था। अखेराज दुद्दा सिरोही का शासक था।
नर्बदहाड़ा, नर्बदहाड़ा। ये शासक नहीं था, ये बूंदी के शासक नारायण दास का छोटा भाई था। बूंदी के नारायण दास का भाई, नारायण दास का भाई। और एक था वीरमदेव, ये मेड़ता का था, नौवा। कौन था? वीरमदेव, ये मेड़ता का शासक था। ये सारे योद्धा इसके साथ थे और परिणाम इसने पहले चिट्ठियां लिखी थी सबको। ठीक है। बाबरनामा में इस संबंध में बाबर क्या लिखता है, तो इसमें लिखो बाबरनामा के अनुसार, और इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे सांगा का मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। सांगा का मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था और इनकी सेना में 1 लाख सवार थे। और इनकी सेना में 1 लाख सवार थे। इस कथन के ऊपर गौर करोगे, खाली 10 करोड़ की आमदनी वाले स्टेट में 1 लाख सैनिक होना अपने आप में उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मतलब जो हिंदूवादी या हिंदू राजपूत स्टेट्स के शासक सरदार सामंत राव जो थे वो सारे उसके साथ थे। अगला सवाल, खानवा के युद्ध में कहा जाता है कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव हो गए थे। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव हो गए थे। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव हो गए थे। अतः इनके घायल होने के बाद झाला अज्जा ने इनका छत्र धारण किया। इनका छत्र धारण किया। इनका छत्र धारण किया तथा सांगा को घायल अवस्था में युद्ध से हटाकर बसवा, इस पे सवाल पूछते हैं, कहां पड़ता है? दौसा। घायल अवस्था में इनको बसवा या दौसा लाया गया। जहां आज भी राणा सांगा का चबूतरा मौजूद है। राणा सांगा का चबूतरा मौजूद है। तो राणा सांगा का चबूतरा कहाँ है? बसवा में। ठीक है। अब देखो इस युद्ध के आगे की बाद की एक घटना मैं आपको बता रहा हूं कि ये आदमी फिर भी घायल अवस्था में भी युद्ध के मैदान में जाना चाहता था, लेकिन जो जहरीले तीर थे वो इनके शरीर पर लगे, उनसे पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया था। तो इसको उपचार के दौरान कहाँ शिफ्ट किया गया था? इनको कालपी में शिफ्ट किया गया था। कहाँ शिफ्ट किया गया? कालपी में। और उसके बाद में कालपी में ही इनका निधन हो गया था। कालपी आज की डेट में कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। जिस स्थान पे इसे इलाज के लिए रखा गया था और वहीं इसका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा इसी सेंटेंस को आगे बढ़ा लो। घायल अवस्था में भी सांगा वापस युद्ध स्थल पर जाना चाहते थे। युद्ध स्थल पर जाना चाहते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात इन्हें कालपी में रखा गया। इन्हें कालपी में रखा गया। इन्हें कालपी में
रखा गया, कालपी में रखा गया, जहां 28 जनवरी 1528 ईस्वी को 28 जनवरी 1528 ईस्वी को इनका निधन हो गया। कालपी के ऊपर मध्य प्रदेश लिख लेना शॉर्ट में। कालपी एट प्रेजेंट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखो यहां इसकी मृत्यु हुई, लेकिन इसका दाह संस्कार कहाँ किया गया, यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है। इनको कालपी से अंत्येष्टि के लिए या अंतिम संस्कार के लिए कहाँ लाया गया? मांडलगढ़। कहाँ? भीलवाड़ा में। और मरने के बाद जो स्मारक होता है जिसको अपन छतरी कहते हैं, सांगा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ में। बसवा में नहीं है। देखो युद्ध से पहले बसवा ले जाया गया इन्हें, फिर बसवा से और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए इन्हें कहाँ लेके गए? कालपी लेके गए। कालपी में इनकी मृत्यु हो गई। कालपी से दाह संस्कार के लिए इसे वापस कहाँ लाया गया? मांडलगढ़ में। तो इसका चबूतरा, जहाँ ये रेस्टिंग फेज में था, आराम किया इसने। चबूतरे का मतलब जहाँ आराम किया है? और छतरी का मतलब जहाँ उसकी अंतिम संस्कार हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखो सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। 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 अभी देखो अपन किसकी बात कर रहे थे? ये भरतपुर के अशोक परमार की बात कर रहे थे अपन। ये इस युद्ध में साथ था। तो इस आदमी को सांगा ने एक जागीर भेंट की थी और वो था बिजोलिया। मांडलगढ़ बिजोलिया के नजदीक ही है। तो ये इसको जो जागीर बिजोलिया भेंट की थी, किसको? भरतपुर के अशोक परमार को। तो इनकी मृत्यु के बाद राणा सांगा की छतरी का निर्माण इसी ने करवाया था। ठीक है ना? तो थोड़ा आगे बढ़ाओ। जहां भरतपुर के अशोक परमार द्वारा, जहां भरतपुर के अशोक परमार द्वारा, जहां भरतपुर के अशोक परमार द्वारा राणा सांगा की छतरी का निर्माण करवाया गया। राणा सांगा की छतरी का निर्माण करवाया गया। ठीक है, युद्ध में साथ देने के युद्ध में साथ देने के कारण अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर दी गई थी। बिजोलिया की जागीर दी गई थी। ठीक है, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट सांगा की ओर से जो सवाल पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस युद्ध के बारे में, वो क्या है? खानवा के युद्ध में राणा सांगा का प्रधान सेनापति कौन था? कौन बताएगा? हसन खां मेवाती। ये नाम याद रखना। देखो इस युद्ध के बारे में कई चीजें हैं कि जैसे सब ने छत्र धारण कर लिए थे। अब हिंदू वर्सेज मोहम्मडन की बात थी, और जब बाबर से पूछा गया कि हम अपने बाबर के सेनापतियों ने पूछा कि हम किसकी गर्दन उतार रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा ये मुकुट पहनने के बाद में। तो बाबर ने एक ही बात कही थी कि आप तो गर्दन काटो, मरने वाला हिंदू हो या मुसलमान, जीत इस्लाम की होगी। मतलब इसने इस युद्ध को किसका नाम दे दिया था? जिहाद का नाम दे दिया था। तो आप इसमें दूसरा सवाल लिखेंगे, इस युद्ध में राणा सांगा का सेनापति हसन खां मेवाती था। हसन खां मेवाती था। ठीक है,
ये तो चीजें हैं आपकी सांगा की ओर से। अब बाबर की ओर से आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है? भारत में तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा। तोपों से सबसे पहली लड़ाई खानवा का युद्ध थी। तो पहली बात तो तुलुगमा युद्ध पद्धति किसको कहते हैं? किसको कहते हैं तुलुगमा युद्ध पद्धति? पता है क्या? तुलुगमा युद्ध पद्धति युद्ध की एक ऐसी शैली होती है जिसमें सामने वाले पर अपन अटैक कर रहे हैं। तो यदि हमें तुलुगमा युद्ध पद्धति का यूज करना है तो हम एक छोटी सी सेना लेकर उसके आगे बढ़ेंगे और भारी भरकम सेना को हम अपने से लेफ्ट राइट रख के दुश्मन पर पीछे से वार करने का मौका देखेंगे। तो बाबर के पास इस युद्ध में 3 सेनापति थे। तुलुगमा युद्ध पद्धति में 3 मोर्चे होते हैं। बीच का मोर्चा जिसमें सेना और हथियार बहुत कम होते हैं और लेफ्ट राइट में भारी भरकम सेना को रखा जाता है। तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। तो जैसे बाबर ने अपने लेफ्ट में सेना किसके नेतृत्व में भेजी? हुमायूं के नेतृत्व में। और राइट साइड से किसके नेतृत्व में भेजी? मेहंदी ख्वाजा। ये कौन था? ये बाबर का बहनोई था। बाबर का बहनोई था। ये 3 सेनापति थे उसमें। पहली बार तुलुगमा युद्ध पद्धति। तो ये तुलुगमा युद्ध पद्धति है कि जैसे मान लो कि राजपूत सेना सामने से आ रही है तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि बाबर के पास छोटी सी सेना है, थोड़ी सी देर में अपन इसकी लावणी करके आ जाएंगे, लेकिन वास्तव में पीठ पीछे तोपों से वार होगा इसका अनुमान इनको नहीं था। तो तुलुगमा युद्ध पद्धति में लेफ्ट एंड राइट छोर से पीठ पीछे से वार करवाया जाता है, सामने से नहीं किया जाता। ठीक है। तो इसके पास 2 बेहतरीन तोपची थे, मुस्तबा और उस्ताद अली। देखो, मुस्तफा और उस्ताद अली, ये इसके कौन थे? तोपची थे। सेनापति में जैसे अभी मैंने बताया कि बीच में कौन था? बाबर था। इसके लेफ्ट में कौन था? हुमायूं था। और राइट में कौन था? मेहंदी ख्वाजा था। तो इन्होंने जैसे इसने सामने से आक्रमण किया तो पीछे से घूम के राजपूत सेना को घेरने का काम किया और उसके ऊपर तोप चलाने का काम किसने किया? मुस्तफा और उस्ताद अली ने। तो सवाल पूछ लेते कि मुस्तफा और उस्ताद अली कौन थे? तो ये बाबर के तोपची थे। ठीक है। तुलुगमा युद्ध पद्धति में लड़े गए खानवा के युद्ध में जो 3 सेनापति थे, फ्रंट में लड़ने वाला बाबर खुद था, लेफ्ट राइट में हुमायूं और मेहंदी ख्वाजा थे। भारत में पहली लड़ाई जिसमें तोपों का यूज किया गया वो कौन सी थी? समझ में की बात? ये चीजें आपको पूछ सकते हैं। तो आप इसमें बाबर की ओर से क्या था? बाबर ने इस युद्ध पद्धति को जीतने के लिए तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल किया, या न केवल तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल किया, न केवल तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल किया, न केवल तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल किया, बल्कि ये भारत की पहली लड़ाई थी जिसमें तोपों से प्रहार किए गए या तोपों का प्रयोग किया गया, जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया। इस पद्धति में अपनी सेना का बीच में नेतृत्व बाबर ने किया। बीच में नेतृत्व बाबर ने किया। बाबर ने किया तथा बाएं दाएं हुमायूं व मेहंदी ख्वाजा ने किया। हुमायूं व मेहंदी ख्वाजा ने किया। हुमायूं व मेहंदी ख्वाजा ने किया।
बाबर व मेहंदी ख्वाजा ने किया। क्लियर हो गए? युद्ध में विजयी हुए, ये मैं आपको बता चुका। इस युद्ध के बाद अगला सवाल जो पूछते हैं कि खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने किस उपाधि को धारण किया? खानवा युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी। गाजी का मतलब क्या होता है? कहर ढाने वाला, गाज गिराने वाला। गाजी का अर्थ क्या होता है? गाज गिराने वाला। तो आप इसमें लिखो, युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। हो गया? अब देखो, इस प्रकार राणा सांगा का अध्याय जो है वो समाप्त हो गया। इसमें अभी एट प्रेजेंट देखो, खानवा का जो युद्ध है जिसको पिलूपुरा बताया है, इसको राज्य सरकार पिछले 2-3 बजट से एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर रही है। खानवा की युद्ध स्थली अभी पिछले 3 बजट से राज्य सरकार जो है इसको एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में डेवलप कर रही है? पूरा भी खाली नहीं है, तो जो भी है मतलब एक वो जैसे पेनोरमा शब्द आपने पढ़ा होगा। पेनोरमा किसको कहते हैं? अभी सरकार जिन अपने ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं जहाँ बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, अपनी यादें हैं, उनको पेनोरमा साइट के रूप में डेवलप कर रही है। पेनोरमा किसको कहते हैं? स्थान विशेष या महल विशेष या व्यक्ति विशेष के पेनोरमा तैयार किए जा रहे हैं, आपको पता हो तो। पेनोरमा जैसे एक ऑडिटोरियम बना दिया और उसमें उस स्थान पर होने वाली घटनाओं से संबंधित वृत्तचित्रों को लगाया जाता है। एक तरह से म्यूजियम टाइप उस चीज जगह को तैयार किया जाता है। तो पेनोरमा वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला होती है। जैसे एक प्रोग्राम के अपने पास स्टेप बाय स्टेप फोटोग्राफ्स होते हैं क्रम से, तो पेनोरमा एक ऐसा एल्बम है जो किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम को क्रम से रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गई बात? तो ऐसे क्रमिक वृत्तचित्रों वाले स्थान को हम क्या कहते हैं? पेनोरमा। जैसे किशोरी महल के बारे में आपने पढ़ा है। भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल को बुढ़ापे में जब उनकी औलाद ने निकाल दिया था, तो आदमी थोड़े बहुत बुढ़ापे में अंटी पल्लू से बांध के रखता है, तो उसने अपनी रानी किशोरी के लिए कहाँ बनाया था? किशोरी महल कहाँ है? कामा तहसील में है। भरतपुर से दूर कामा में उसने एक महल बनाया था। उस कामा महल को सरकार सूरजमल की स्मृतियों से जुड़ा हुआ पेनोरमा बना रही है। काफी कार्य इसके ऊपर हो भी गया है। तो बजट की डायरी में जो चीजें आती हैं वो इतिहास से जुड़ी हुई भी होती हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? अब देखो, सांगा के बाद की यदि अपन बात करें तो ये लड़ाई कब की है? 17 मार्च 1527 की। ये युद्ध जीत लिया किसने? बाबर ने। अब उसके बाद देखो, थोड़े टाइम बाद में राजाभिषेक होता है गैप दे के। तो 1528 से लेकर अभी जनवरी में इसकी मृत्यु हो गई थी, तो 1528 से लेकर 1531 तक मेवाड़ की हिस्ट्री में अपन जिस शासक का नाम पढ़ते हैं वो कौन था? रतन सिंह सेकंड। एक तो रावल रतन सिंह, एक यहां पर पढ़ रहे हैं रतन सिंह सेकंड। तो सांगा की एक पत्नी थी धनबाई, जो जोधपुर राजघराने से थी। राठौड़ कुल से थी। इन दोनों की संतान कौन थी? रतन सिंह सेकंड। ये लिख लो जैसा मैंने लिखा है। सांगा और धनबाई की संतान कौन था? रतन सिंह सेकंड। कोई खास अकाउंट इसके बारे में अपने को नहीं मिलता है। तो यहां देखो, ये रतन सिंह सेकंड था। इससे पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि जो चित्तौड़ की गद्दी है वो किसके रिश्तेदार हो गए थे? हाड़ाओं के रिश्तेदार हो गए थे। तो देखो, इस रतन सिंह सेकंड की जो स्थिति है उस पर केवल एक ही सवाल ध्यान में रखना है। बूंदी में एक अहेरिया उत्सव हुआ था।
कहाँ हुआ था? बूंदी में। बूंदी के हाड़ाओं ने करवाया था, और बूंदी के हाड़ा इनके रिश्तेदार थे। जैसे अपन भी तो होली खेलने के लिए, दीपावली पे रामनवमी करने के लिए रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं, तो एरिया वो एक तरह से शिकारगाह पर मनाया जाने वाला उत्सव था। बड़े बड़े शिकार खेले जाते हैं आकर्षक। तो शिकार के बहाने किस पर तीर चलाया गया? रतन सिंह सेकंड पर। तो इस बूंदी के अहरिया उत्सव में इस रतन सिंह की हत्या किसके द्वारा की गई? रतन सिंह की हत्या हाड़ा सूरजमल द्वारा की गई। बस इतना ही ध्यान में रखना है, हाड़ा सूरजमल द्वारा की गई, ये लिख लो बस, हाड़ा सूरजमल द्वारा। और यह आदमी निसंतान था। इसका मतलब इस वंश क्रम में आगे उत्तराधिकारी नहीं था। रतन सिंह किसका पुत्र था? सांगा का। इतना समझ में आ गया ना? अगली स्टोरी समझने के लिए ये देखो, ये धनभाई की औलाद थी। कौन? रतन सिंह सेकंड। इधर देखो, मैं बता रहा हूं धनभाई, सॉरी कर्मावती। कहीं कर्मावती लिखा होता है, कुछ किताबों में इसको क्या लिखा हुआ हो सकता है? कर्णावती लिखा हुआ हो सकता है। ये भी किसकी पत्नी थी? सांगा की। और ये भी, ये दो लाइन खींच रहा हूं, इसका मतलब इनके बीच में गठबंधन था, है? पर्बल बॉन्डिंग है केमिस्ट्री के हिसाब से, है? रीजनिंग पढ़ी है ना? रीजनिंग में डबल बॉन्डिंग जो है वो पति पत्नी को बताती है। तो यहां इस कर्णावती या कर्मावती की दो संतान थे, उनके नाम आप बता दो। कौन कौन थे? विक्रमादित्य और उदय सिंह। देखो, इसकी एक संतान थी विक्रमादित्य और दूसरी संतान थी उदय सिंह। किस्सा समझ में आ रहा है ना? इस इधर धनभाई की संतान का, राणा और धनभाई की संतान का काम पूरा हो गया। इसके बाद में देखो, ये इधर इस रतन सिंह सेकंड का कार्यकाल 1528 से लेकर 1531 तक, 1528 से 1531 तक हो गया। उसके बाद 1531 से 1536 तक इसको पढ़ेंगे। 1531 से 1536 तक किसको पढ़ेंगे? विक्रमादित्य को पढ़ेंगे अपन, ठीक है? फिर बीच में थोड़ा सा बनवीर का एंट्रेंस होता है, तो एक साल का डिस्टर्बेंस है। तो उदय सिंह का कार्यकाल अपन 1537 से 1572 पढ़ते हैं। 1537 से 1572, इसके बीच में ये जो डिस्टर्बेंस है, यहाँ किसकी हिस्ट्री या कौन घटनाक्रमों को अंजाम देता है? बनवीर। ये देखो, कुछ टाइम का जो गैप लगता है, अब मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ जाएगी आपके। तो देखो, एक बड़ी बात क्या है, आज तक मैंने आपको हिस्ट्री जो पढ़ाई है उसमें कहीं भी ऐसा टर्निंग पॉइंट पढ़ाया गया कि किसी एक राजपूत शासक की 3 संतानों का एक के बाद एक राज्याभिषेक हुआ है? हैं? राजपूत हिस्ट्री में किसी भी राजपूत शासक की 3 संतानों का एक के बाद एक राज्याभिषेक हुआ है। हालांकि इनकी माताएं अलग थी, लेकिन इनका पिता कौन था? सांगा था। ये सोचने वाली बात है, ये आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपने वंश वृक्ष इसका बनाया है, उससे आपको साफ प्रतीत हो रहा है कि सांगा की 3 संतानें जो हैं वो लगातार मेवाड़ पर राज करती हैं, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। बना लिया ना चार्ट? अब आगे लिखो आप इसमें विक्रमादित्य। देखो, यहां मैंने बताया ये निसंतान मर गया था, इसीलिए सांगा की वंशावली में दूसरी जो पत्नी थी उसकी संतानों को राज्याभिषेक करवाने का मौका मिल गया।
ठीक है, इसके नीचे एक छोटी सी बात लिख सकते हो आप, आइडिया लग जाएगा। यहां लिखो राज्योचित गुण नहीं थे। किसके नीचे लिखा है? विक्रमादित्य के नीचे राज्योचित गुण नहीं थे। ठीक है, अब पहले नीचे एक छोटा सा नोट लिखेंगे आप। ये पूरा घटनाक्रम समझने के लिए पहले आप लोग सांगा की मृत्यु के बाद, सांगा की मृत्यु के बाद सांगा की मृत्यु के बाद सांगा के 3 पुत्रों का एक के बाद एक राजाभिषेक हुआ। राजाभिषेक हुआ। इस संबंध में कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि इस संबंध में कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि इन्वर्टेड कोमा में लिखो, अगर सांगा व प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता, अगर सांगा व प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता, उदय सिंह नहीं होता, तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। चित्तौड़ के दुर्ग में कितने साके हुए हैं? 3 साके। एक अपन पढ़ चुके हैं रावल रतन सिंह के टाइम में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दूसरा साका विक्रमादित्य के टाइम में होगा। चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा साका और चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा साका यहां होता है क्या? या नहीं होता? पहला कब बताया है? तो इस हिस्ट्री को एक बार चित्तौड़ के प्रसिद्ध साके जो है, यहां से इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल मैचिंग में भी आता है, वापस फ्लैशबैक में जाएंगे। चित्तौड़ का पहला साका 1303 में, ठीक है, कौन था? रावल रतन सिंह था। दूसरा साका 1535 कौन था? विक्रमादित्य। किसने अटैक किया था? हुमायूं ने नहीं किया था, इस पर आक्रमण किया था। हुमायूं ने किया था क्या? गुजरात के शासक महमूद खिलजी ने किया था इसके ऊपर आक्रमण। किसी स्थानीय शासक के आक्रमण के कारण ऐसा हुआ था। और तीसरा जो साका है उसको आप जानते ही हो, कब हुआ था? 1568 में, 25 फरवरी 1568 को। ये 72 में इसकी मृत्यु हुई। तब तक ये थर्ड साका यहीं हो गया था। मृत्यु तक ये नाम मात्र का इस युद्ध के बाद में क्या रहा था? डगमगाता शासक रहा था ये। तो यहाँ ये साका हो गया था। जबकि इसकी मृत्यु जो है वो उदय सिंह की कब हुई थी? 72 में। तो यहाँ ये चीज आपको ध्यान में रखना है, रावल रतन सिंह, विक्रमादित्य और 1568 में तीसरा उदय सिंह के टाइम में। वापस पीछे की हिस्ट्री में जाके आपको देखना है। तो देखो 3 पुत्र और उनमें से 2 के समय में चित्तौड़ के 2 साके। क्लियर? अब आप विक्रमादित्य के ऊपर नीचे सवाल लिखो। ये सांगा और
कर्मावती की संतान थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसमें पहला सवाल, विक्रमादित्य के समय विक्रमादित्य के समय गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा आक्रमण किया गया। 1533 में आक्रमण किया गया। बहादुर शाह द्वारा आक्रमण किया गया। यह आक्रमण चित्तौड़ से पहले का था, यह लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख लो। इस आक्रमण को या इस आक्रमण के समय, ऐसे लिख लो, इस आक्रमण के समय रणथंभौर दुर्ग को कर्मावती ने बहादुर शाह को सौंप दिया। कर्मावती ने बहादुर शाह को सौंप दिया। बहादुर शाह को सौंप दिया, कोमा, इस उम्मीद में कि फिर ये दोबारा आक्रमण नहीं करेगा। इस उम्मीद में कि ये दोबारा आक्रमण नहीं करेगा। देखो, एक बड़ी बात इन दोनों के बीच में ये लिख लेना, इन दोनों को जोड़कर, ये दोनों ही कैसे थे? अवयस्क थे, माइनर थे। इससे हिस्ट्री और भी समझ में आ जाएगी। अल्पवयस्क, कम आयु के थे, मैच्योर नहीं थे ये। तो मरने के लिए तो झाड़करियां पहले भी तो मर गए हैं। मरने का कोई टाइम थोड़ी होता है। मरने से आप आइडिया, मरने का मतलब 100 साल जी के मरेगा ये जरूरी थोड़ी है। ये कैसे थे? अल्पवयस्क थे, दोनों ही योग्य नहीं थे। अब ये कर्मावती कहां से बिलोंग करती थी? तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना कि बूंदी के नारायण दास के छोटे भाई ने भाग लिया था। तो इधर भाग क्यों लिया था? ये नारायण दास की पुत्री थी। कौन? कर्मावती। तो जब ये लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ तो राज्य की या राजनीति की बागडोर अपने हाथ में लेकर कर्मावती ने इन दोनों को कहां भेज दिया? ननियाल भेज दिया। तो दूसरा सवाल, जब चित्तौड़ दुर्ग पर बहादुर शाह द्वारा, गुजरात का शासक था ये, चित्तौड़ दुर्ग पर बहादुर शाह द्वारा फिर आक्रमण किया गया। बहादुर शाह द्वारा फिर आक्रमण किया गया, फिर आक्रमण किया गया। तो कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पिता नारायण दास, कोष्टक में बूंदी लिख लेना, अपने पिता नारायण दास कोष्टक में बूंदी नारायण दास के पास भेज दिया। यहां दो व्यक्तित्वों के बारे में आपसे पूछा जाता है। भाई, अब राजपूत सेना क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। अब देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि विक्रमादित्य का शासनकाल 1531 से 1536 तक पढ़ते हैं अपन। गौर करना, ये साल मैंने क्यों लिखा है 1531 से 36 तक, और अभी मैंने चित्तौड़ का दूसरा शाखा 35 में बताया है। इसका मतलब ये जिंदा बचा था। और उदय सिंह की बात करते हैं तो उदय सिंह भी उस शाखे के बाद
जिंदा बचा था। ऐसा भी अभी तक किसी साके में मैंने आपको नहीं बताया है कि जो शासक था वो साका हो गया और शासक जिंदा बच गया हो, है? ठीक है। तो यहां इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये कि एक नाम पूछते हैं रावत बाग सिंह का, इधर देखना, रावत बाग सिंह का। यह चित्तौड़ दुर्ग में जब बहादुर शाह के आक्रमण के समय दूसरा साका हुआ था, उस समय इस राजपूत सेना की कमांड जो है वो किसके हाथ में थी? रावत बाग सिंह के हाथ में थी, विक्रमादित्य की ओर से। और यह आदमी कौन था? ये प्रतापगढ़ का ठाकुर था। प्रतापगढ़ में एक देवलिया नाम का जो है वो ठिकाना था, जागीर। तो देवलिया कहां पड़ता है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का ठाकुर था ये। कौन? रावत बाग सिंह। इसने विक्रमादित्य की ओर से सेना की बागडोर संभाली थी। एक सवाल तो ये है। दूसरा, देखो अभी वापस जाएंगे, आप मुगल हिस्ट्री पर जाएंगे वापस। इधर देखो 1526 से लेकर 1530 तक भारत पर मुगलों की ओर से राज किया बाबर ने। फिर 1530 से 1555 तक, सॉरी कब तक? 44 तक, 1544 तक। और 1544 के बाद 1555 से 56 तक। इसके बीच में अपन किसको पढ़ते हैं? सूरी खानदान को पढ़ते हैं। अफगानों ने जीत लिया था मुगलों से, तो इस बीच में देखो दो एपिसोड या दो चरण हैं। किसके? मुगलों के। एक सूरियों से पहले, एक सूरियों के बाद। ये अफगानों से पहले, अफगानों के बाद। तो मुगल साम्राज्य का पहला चरण में बाबर और हुमायूं को पढ़ते हैं। और फिर वापस भी किसने जीता था? हुमायूं ने। यहां से सवाल ये पूछते हैं कि कौन सा मुगल बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? हुमायूं ने। तो जैसे आगे इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि आगरा के ताजमहल के बगल में यमुना नदी में ये चौसा के युद्ध में भाग रहा था घोड़े से, तो नदी के तट पर इसका पांव, घोड़े का पांव फिसल गया था, तो ये घोड़े सहित नदी में डूब रहा था हुमायूं। ठीक है। तो एक भिश्ती ने, चमड़े का काम करने वाले भिश्ती ने इसकी जान बचाई थी, हाथ पकड़कर यमुना से बाहर निकाला था। तो हुमायूं ने पूछ लिया था कि बोल तुझे क्या चाहिए? तो उसने हुमायूं से कहा था कि मुझे एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह बना दो। तो जब दोबारा हुमायूं के हाथ में राज आया था, उस दिन वो भिश्ती से याद आया। तो एक दिन का सांकेतिक शासक है, जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर सीएम बनता है ना, वैसे एक दिन का सांकेतिक शासक उस निजाम भिश्ती को बनाया था। किसने? हुमायूं ने। पता उसने हिंदुस्तान की हिस्ट्री में क्या किया था? उसने जैसे ही गद्दी के ऊपर बैठा, एक ही आदेश किया, एक दिन में एक ही आदेश किया। और उसने वो आदेश ये किया कि चमड़े का काम करने वाला भिश्ती था, और उसने ये कहा कि चमड़े के काम करने वाले भिश्तियों के घर में जितना चमड़ा पड़ा है वो सब उस चमड़े को सिक्कों में कन्वर्ट कर दो। तो हिंदुस्तान में एक दिन के लिए चमड़े के सिक्के भी चले। एक दिन के लिए चमड़े के सिक्के उस निजाम भिश्ती ने अनाउंस कर दिया, शासक था, कि सब अपने पास जितना चमड़ा है पूरे को सिक्कों में डाल लो और बाजार में चला दो उनको। तो यहां देखो अपन कब की बात कर रहे हैं? 1535 की। ये राज किसके पास था? हुमायूं के पास। भारत का मुगल शासक कौन था? हुमायूं था। तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी कि गुजरात के शासक से हमारी रक्षा करने में मदद करो। कितनी बड़ी बात है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, आपको किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन सोचने की बात है। कर्मावती के पूर्वजों ने, या ससुर जिनको बोलते हैं, उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा की खातिर अपनी जान गंवा दी। और इसने अपने बच्चों के लिए साम्राज्य जुटाने के लिए उन्हीं मुगलों से मदद मांग ली। किस युद्ध में? तो आपको
चित्तौड़ का जो दूसरा आक्रमण चित्तौड़ पर किसने किया था साके के लिए? है गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। समझ में आ गई बात? ये अगर इससे जस्ट पहले मैं हिंदूपति की संज्ञा किसको देख रहे हैं अपन? सांगा ने। तो उसके मॉरल के ऊपर एक कलंक मान सकते हैं अपन इसको, अगर ये बात सही है तो इससे बड़ा कोई कलंक नहीं हो सकता हिस्ट्री में। राजपूत हिस्ट्री के बारे में लिखा होता है, इलान देनी आपनी होलरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। ये राजपूत हिस्ट्री के जो मॉरल के ऊपर लिखा है किसने? कन्हैयालाल सेठिया ने। है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दूसरा सवाल लिखो, बहादुर शाह के इस आक्रमण से बचने के लिए इस आक्रमण से बचने के लिए कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। फिर भी 1534 के आक्रमण से चित्तौड़ बच नहीं पाया। 1534 में आक्रमण किया था और 35 में यहां साका हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1535 ईस्वी को 5 मार्च 1535 ईस्वी को चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। दूसरा साका हुआ। अब देखो मैं आपको ये बता चुका कि ये लड़ाई विक्रमादित्य के नाम से लड़ी गई थी। शासक किस शासक के नाम से? विक्रमादित्य वहां नहीं था, तो उसकी जगह कौन था? तो राजपूत सेना का नेतृत्व है, या जैसे मैंने केसरिया बाना प्लस जौहर मिलकर साका, तो केसरिया बाना इसके नेतृत्व में हुआ था। लेकिन जौहर विक्रमादित्य की पत्नी, समझ गया? देखो कितने भयंकर काम है, मतलब खुद बच गया और घरवाली को मरवा दिया, जबकि ज्यादातर होता ऐसा है उल्टा है। कौन थी वो? जवाहर बाई, विक्रमादित्य की पत्नी थी ये, इसके नेतृत्व में। अब देखो कर्मावती का चरित्र एक बार, हालांकि इसके ऊपर बड़ी प्रशंसात्मक बातें भी आपको लिखी हुई मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएं तो क्या प्रशंसा होनी चाहिए। चलो मान लो इस्लाम से सहायता मांगी हिंदू साम्राज्य के लिए, कोई बात नहीं है, कूटनीति मान सकते हैं, लेकिन बेटे को बचाकर बहू की बलि भी तो दी है। तो आप इसमें दूसरी तरफ लिखो, विक्रमादित्य की ओर से राजपूत सेना का नेतृत्व है, राजपूत सेना का नेतृत्व है, राजपूत सेना का नेतृत्व है, राजपूत सेना का नेतृत्व है देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर, देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह रावत ने किया तथा वीरगति पाई। बाघ सिंह रावत ने किया तथा वीरगति पाई। तथा वीरगति पाई। हेलो, हाँ जी, नहीं थोड़ा टाइम लग सी, बोलो अभी को नहीं हो, एक बार आधा घंटा, आधा घंटा और। आप निकल गए क्या? ठीक है, आराम से आ जाओ, आधा पौन घंटे तक, है ना? ठीक।
ठीक है। दूसरी तरफ राजपूत स्त्रियों ने विक्रमादित्य की पत्नी ज्वारबाई, विक्रमादित्य की पत्नी ज्वारबाई तथा सांगा की पत्नी कर्मावती के नेतृत्व में, सांगा की पत्नी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया, जौहर किया। जौहर किया। ठीक है, इसके नीचे एक नोट आप लिख लो कि देखो अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा सेटलमेंट, आप इसको और देखना चाहो तो बॉर्डर के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी बात और समझ लो। सांगा की 2 पत्नियां मैंने आपको यहां पढ़ाई है। पहली पत्नी कौन सी पढ़ाई है? हैं? भूल गए? अरे जिसका रतन सिंह सेकंड था, हैं? धनबाई। धनबाई की संतान सांगा का उत्तराधिकारी बना। दूसरी पत्नी की 2 संतानें विक्रमादित्य और, तो वो पहले कहां गई थी? तो इन्हें अपनी आजीविका के लिए रणथंभौर दुर्ग दे दिया था। वहां ऊपर जहां ये चार्ट लिखा है ना, वहीं नीचे लिख लो। सांगा ने अपनी दूसरी पत्नी कर्मावती और उसके पुत्र विक्रमादित्य व उसके पुत्र विक्रमादित्य व उसके पुत्र विक्रमादित्य व उदय सिंह को रणथंभौर दुर्ग दे रखा था। रणथंभौर दुर्ग दे रखा था। अब देखो, रणथंभौर दुर्ग दे रखा था। चित्तौड़ पर आक्रमण से पहले बहादुर शाह ने आक्रमण किस पर किया था? रणथंभौर दुर्ग कर्मावती के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, समझ में आ गया होगा कि उसने बड़ी मात्रा में धन देकर भी इस दुर्ग को बचा लिया था। तो पहले जब तक रतन सिंह सेकंड उत्तराधिकारी था, तब तक ये लोग कहां थे? रणथंभौर दुर्ग में थे। या यूं कह सकते हैं कि रणथंभौर दुर्ग के आसपास की बस्तियों में जो इनकी लगान वसूली होती थी, उससे इनके क्या चलते थे? खर्चे चलते थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है, तो नीचे एक नोट लिख लो छोटा सा। चित्तौड़ पर विजय के कुछ समय पश्चात, चित्तौड़ पर विजय के कुछ समय पश्चात बहादुर शाह जैसे ही वापस गुजरात की ओर रुख करता है, जैसे ही वापस गुजरात की ओर रुख करता है, गुजरात की ओर रुख करता है, विक्रमादित्य पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। विक्रमादित्य पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, यहां इसको फुल स्टॉप कर दो। एक बार वापस आपको पीछे फ्लैशबैक में लेके चलता हूं मैं। कल अपन चर्चा कर रहे थे किसकी? पृथ्वीराज सिसोदिया की, उड़ना राजकुमार हैं, और अत्यंत रूपवती तारा का पति की थी कल अपन ने बात। तारागढ़ दुर्ग का नाम रखा था। इसकी एक दासी या रखेल शब्द लिखा हुआ मिल सकता है कहीं कहीं। किसकी? पृथ्वीराज सिसोदिया की रखेल थी, जिसका इतिहास में क्या नाम लिखा हुआ मिलता है? जिसका इतिहास में नाम लिखा हुआ मिलता है पूतल दे। दे का मतलब पुत्री होता है, पूतल दे। इस पूतल दे की संतान कौन था?
बनवीर, सोचो इसको, इसमें भी खून किसका दौड़ रहा था? सिसोदियों का। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि एक्स्ट्रा मैरिटोनियल अफेयर से अगर कोई अवैध संतान पैदा होती है तो वो जमीन जायदाद में पूरा हकदार है। तो ये आदमी ये चाहता था, इसका रखेल की संतान थी, लेकिन वास्तव में संतान किसकी थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की। ये क्या चाहता था? ये भी राज चाहता था। इसने सबसे पहले किसको निपटाया? विक्रमादित्य को। अब चैलेंज क्या बचा इसके लिए? उदय सिंह। आगे क्या बचपन में पढ़ते थे? उदय सिंह और चंदन की कहानी, पन्नादाय। छाप लो इसको ऐसा का ऐसा। समझ गए ना? ये स्टोरी यहां से शुरू होती है। ज्यादा इसमें फैक्ट समझने की जरूरत नहीं है। वो क्यों चाहता था, क्यों मारना चाहता था, क्यों गद्दी हथियाना चाहता था, ये इस चार्ट में आपके सामने सारे जवाब पड़े हैं इसके। इस घटनाक्रम को चित्तौड़ की हिस्ट्री से वापस फ्लैशबैक से जोड़ना बहुत जरूरी है, वरना तो फिर आप रटोगे। किस्सा बन गया नहीं है? ठीक है, अब इसके नीचे अगला सवाल लिखो। कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुतलदे के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी, पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुतलदे के पुत्र बनवीर ने पहले सांगा के पुत्र विक्रमादित्य की हत्या की तथा उसके पश्चात उदय सिंह की हत्या का प्रयास किया। 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 लेकिन अंत में पन्नादाय कोमा मारवाड़ के राव मालदेव तथा मेवाड़ के सरदारों के सहयोग से 1537 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह का राज तिलक हुआ। महाराणा उदय सिंह का राज तिलक हुआ। उदय सिंह का राज तिलक हुआ। ठीक है, जब इसका राज तिलक हुआ उस समय इसे सुरक्षित, इससे पहले पन्नादाय ने कहां पहुंचाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, कोष्टक में लिख लो कुंभलगढ़ दुर्ग। ये राजाभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। अब यहां जिन व्यक्तित्वों के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आगे अपन देखो हाजी खां, बनवीर, शेरशाह सूरी,
इन सब के चैलेंज उदय सिंह के साथ क्या थे उनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अब राज्याभिषेक से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको किसके बारे में ध्यान रखना है, पन्नादाय के बारे में रखना है। तो पन्नादाय लिख के और इस पर 2-3 बातें आप लिखोगे। इसमें लिखो, पन्नादाय का मूल गांव माताजी की पिंडोली चित्तौड़, माताजी की पिंडोली चित्तौड़ था, माताजी की पिंडोली चित्तौड़ था तथा ये हरचंद हाकला की पुत्री हरचंद हाकला की पुत्री तथा सूरजमल चौहान की पत्नी थी। सूरजमल चौहान की पत्नी थी। ठीक है, ये इसके लिए किसका काम कर रही थी चित्तौड़ दुर्ग में? अरे दाई मां का। चित्तौड़ दुर्ग में उदय सिंह की दाई मां का काम कर रही थी। चित्तौड़ दुर्ग में दाई मां का काम कर रही थी। ठीक है, और उसे बचाने के लिए अपने पुत्र, कहानी सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया। कहानी नहीं जानते क्या? उदय सिंह जहां सो रहा था इसकी खबर बनवीर को थी और वो मतलब आक्रामक गुस्से में उस था और पूरी तरह उसको मारने के लिए अंधा था। तो जैसे ही पन्नादाय को पता चला तो बचाने के लिए उसे सेविका के पास था भी क्या, तो उसने सोचा कि अगर इसको मरवा दें तो इसके दिमाग में ये आ जाएगी कि हमने इसको मार दिया है। तो अपने चंदन की गर्दन कटवा के इसे सुरक्षित कहाँ पहुंचा दिया? बस यहाँ लिख दो, उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचाया। अब समझ में आ गई क्या ऊपर वाली बात? उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचाया और यहीं उसका राज्याभिषेक हुआ था। इसीलिए पूछते हैं कि उदय सिंह का राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ? हिसाब से कहाँ होना चाहिए था? चित्तौड़ दुर्ग में। ठीक है, ये तो हो गया पन्नादाय का काम। दूसरा नाम इसमें आता है आप लोगों के लिए, दीप्रावाणिक वंशी आसासाय। दीप्रावाणिक वंशी, ये तो इसका वंश का नाम है और नाम क्या था उसका? आसासा। क्या नाम है? आसासा। दीप्रावाणिक वंशी आसासा। कौन था ये? है आसासा नाम है। ये दीप्रावणिक वंश, ये इतिहास में लिखा होता है कि ये कोई और ही था जिसके पास क्या जिम्मेदारी थी? कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार की भूमिका थी। और जैसे ही उदय सिंह को वहां पहुंचाया गया तो उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस किलेदार के पास आ गई। तो कौन था ये? पहली बात, कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार, कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार। दूसरा, कुंभलगढ़ में उदय सिंह को सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी को सौंपी गई थी कि बनवीर को पता चल जाए, यहां ना आ जाए। कुंभलगढ़ में उदय सिंह की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसे सौंपी गई।
ठीक है। मैंने आपको बता दें कि मालदेव और मेवाड़ के सरदारों के सहयोग से इसकी जो है वो राज्याभिषेक की जो रस्म है वो पूरी किसमें हुई? कुंभलगढ़ दुर्ग में। फिर अब यहां इसके लिए चुनौतियां क्या थी? किसके लिए? उदय सिंह के लिए चुनौतियां क्या थी? तो इन चुनौतियों में पहली चुनौती इसके लिए थी बनवीर। पहली चुनौती कौन था? बनवीर। दूसरी चुनौती शेरशाह सूरी। समझ में आई क्या बात? वापस एक बार जाना उसके ऊपर। 1540 से अपन अफगान हिस्ट्री पढ़ते हैं भारत में, 15 साल तक जो राज किया, इसका राज्याभिषेक 1537 में होता है और इसका कार्यकाल अपन 1572 तक पढ़ते हैं। एक चुनौती बनवीर की थी, दूसरी चुनौती उसे शेरशाह सूरी से थी, क्योंकि मुगलों का तो वापस पतन हो रहा था। जैसे हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं जो है वो लड़खड़ाते हुए पैदा हुआ और लड़खड़ाते हुए मरा। पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर आगरा के पास चौसा के युद्ध से उसके भागने का रास्ता क्या था? यही था ये नवलगढ़ रोड ही। कुदन जेठी इधर से होते हुए वो अफगानिस्तान की तरफ भागा था। जहां पर बैठे ना, ये बगल वाली सड़क, इधर से ही भागा था। ये सत्य है। जब आप उसके रास्ते को कार्टोग्राफी में देखोगे तो उसके भागने का रास्ता यही था। शेरशाह सूरी, बनवीर। और तीसरी चुनौती मेवात का शासक हाजी खां था। मेवात, और मेवात का शासक कौन था? हाजी खां था। ये इसकी चुनौती थी, तीन मोटे। तो इसको मेवाड़ के सरदारों का, मारवाड़ के राव राठौड़ों का सहयोग था। तो ये पहली चुनौती से बड़ी आसानी से निपट चुका था। ठीक है। इससे कहां निपटा? इससे 1540 में मावली के, हालांकि इनके बीच मुठभेड़ कई बार हुई। उदय सिंह की सेना और बनवीर की सेना के बीच कई बार मुठभेड़ हुई, लेकिन इसका फाइनल निस्तारण जो है वो उदय सिंह ने किस युद्ध में किया? मावली के युद्ध में। तो इसमें पहला सवाल, उदय सिंह ने बनवीर को पराजित कर पैतृक राज्य पर अधिकार किया, मतलब चित्तौड़ आ गया वो वापस। उदय सिंह ने बनवीर को पराजित कर पैतृक राज्य पर अधिकार किया तथा 1540 के मावली युद्ध में, 1540 के मावली युद्ध में, 1540 के मावली युद्ध में मावली युद्ध में बनवीर को पूर्णतया पराजित कर दिया, मतलब इस रोड़े को हमेशा के लिए हटा दिया। बनवीर को पूर्णतया पराजित करने का मतलब है कि उसकी शक्ति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में ये शेरशाह सूरी, ये 1543-44 में जब ये चित्तौड़ का शासक था तो शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के समय उसने बड़ी आसानी से क्या किया कि अधीनता स्वीकार कर ली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह ने होता तो मेवाड़ का इतिहास कुछ और होता। समझ में आ गई बात? तो ये और ही होता। सूर्यों की अधीनता इसने आसानी से स्वीकार कर ली और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सूर्यों के बाद, अब देखो अकबर के आक्रमण का कारण क्या था? अकबर के आक्रमण का कारण एक तो ये हो गया
कि जिन सूरियों को पराजित करके भाई हुमायूं ने दोबारा राज्याभिषेक किया था, तो अकबर हुमायूं का पुत्र था, और जो लड़ाइयाँ लड़ी थी वो एक तरह से हुमायूं के नेतृत्व में लड़ी गई थी। वो किसके खिलाफ थी? एक तरह से सूरियों के खिलाफ थी। वापस उस सूरी खानदान को समाप्त किया है। तो एक तो ये था कि अगर ये सूरियों की अधीनता स्वीकार कर सकता है तो इसे हम भी हरा सकते हैं। दूसरी बात है, मालवा का शासक था बाज बहादुर और मेड़ता का किलेदार था जयमल राठौड़। इन दोनों को, जो इस तीसरे साके में शहीद होता है जयमल राठौड़, ये कहाँ का था? मेड़ता का। इन दोनों को उदय सिंह ने शरण दे रखी थी और अकबर ने इन दोनों की मांग की थी कि ये जो आपके पास शरणार्थी हैं वो हमें लौटा दो, लेकिन उदय सिंह ने मना कर दिया। तो ये एक असंभावी कारण हो गया शेरशाह सूरी के बाद भी चित्तौड़ पर आक्रमण करने का, जो किसने किया? अकबर ने। तो इसमें दूसरा सवाल जो बनता है वो ये है, शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर 1543-44 ईस्वी में आक्रमण किया। 1543-44 ईस्वी में आक्रमण किया, लेकिन उदय सिंह ने आसानी से अफगानों की अधीनता स्वीकार कर ली। आसानी से अफगानों की अधीनता स्वीकार कर ली। कोष्टक में लिख लो, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक। अपने राजस्थान की राजपूत हिस्ट्री में इसी को मानते हैं, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक। अपन राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के संबंध में ये बात मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज जो है वो आपसे क्या पूछी जा सकती है? 2 चैलेंज इसने मिटा दिए। तीसरा चैलेंज क्या था? मेवात का शासक हाजी खां। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या बता रहा था? थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जिस राठौड़ शासक ने भरपूर सहयोग दिया और जिसके परिणाम स्वरूप उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, वो कौन था? मालदेव था। लेकिन कुछ समय पश्चात ये जैसे मालदेव जो है वो एक गरिमामय जीवन जीने वाला आदमी था और इस अधीनता से वो क्या हो गया था? रुष्ट हो गया था। तो एक तरह से उदय सिंह के क्या हो गया? खिलाफ हो गया। तो जैसे ही मेवात के हाजी खान ने उस पर आक्रमण किया चित्तौड़ के ऊपर, तो उदय सिंह के खिलाफ मालदेव ने किसको सहयोग कर दिया? हाजी खान को। तो परिणाम स्वरूप उदय सिंह की क्या हुई? हार हुई। ये लड़ाई कहाँ लड़ी थी? ये उस जगह लड़ी थी जहां अपन जयपुर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले कौन सा स्थान आता है? हरमाड़ा। अरे इधर जयपुर में घुसते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? हरमाड़ा। ये बात है। क्लियर हो गई बात? तो यहां हरमाड़ा का युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ? हाजी खां और उदय सिंह के बीच। तो आप इसमें लिखो तीसरा युद्ध। 1557 ईस्वी में हाजी खां और उदय सिंह के बीच हरमाड़ा का युद्ध हुआ। हरमाड़ा का युद्ध हुआ। हरमाड़ा का युद्ध हुआ जिसे मेवात ने मालदेव के सहयोग से, या हाजी खान ने मालदेव के सहयोग से, हाजी खान ने मालदेव के सहयोग से बड़ी आसानी से जीत लिया। बड़ी आसानी से जीत लिया। बड़ी आसानी से जीत लिया। ये हो गया। अब इसमें एक शब्द अगला लिखो, अकबर। वो जो ऊपर अपने गोला बनाया है ना, उस गोले में चौथी चुनौती यही नोट कर लो, अकबर।
हेलो हेलो, नामत बारू अभी बोलो। हैं? मैं अभी बाजार में 1 घंटा बाद में जाती हूँ, आराम से भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? ठीक। ये अकबर की चुनौती। तो देखो, उदय सिंह के समय जिस मुगल शासक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया वो कौन था? अकबर था। अब रीजन, जैसे मैंने हिस्टोरिकल अफगानों की अधीनता स्वीकार करना, ये घटना पहले हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अभी किसकी बात बताई? बाज बहादुर की बात बताई। किसकी बात बताई? बाज बहादुर। और बाज बहादुर के अलावा एक नाम और बताएं, मेड़ता वाला, जयमल राठौड़। इन दोनों को शरण किसने दे रखी थी? राठौड़ को शरण दे रखी थी। अधिकांश इतिहासकार इन शरणार्थियों को वापस नहीं लौटाने कोई मुख्य कारण मानते हैं। समझ में आ गई बात? तो आप इसमें लिखो चित्तौड़ का तीसरा साका, हेडिंग डाल लो, इसी को लेकर हुआ था, चित्तौड़ का तीसरा साका। चित्तौड़ का तीसरा साका, ऑब्लिक, चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण। चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण 1567-68, 1567-68, 1567-68। ठीक है? पहला सवाल लिखो, आक्रमण का कारण मालवा के शासक बाज बहादुर। आक्रमण का कारण मालवा के शासक बाज बहादुर तथा मेड़ता के किलेदार जयमल राठौड़ को, जयमल राठौड़ को उदय सिंह ने शरण दे रखी थी। अभी से आगे समझ जाओगे कि अकबर ने मांगा था, देने से मना कर दिया। उदय सिंह ने शरण दे रखी थी। उदय सिंह ने शरण दे रखी थी। अब इस युद्ध के ऊपर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो कई बार कल्चर के हिसाब से, दुर्ग कल्चर के हिसाब से ये शब्द पूछ लेते हैं, साबात। पहला सवाल, साबात किसको कहते हैं? दुर्ग तक जाने के लिए चौड़े रास्ते होते हैं अंडरग्राउंड, और उनके ऊपर ऐसे चमड़े के बैग लगे हुए होते हैं। तो चमड़े के अंदर से ऐसे तीर वगैरह इतने तने हुए चमड़े में इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, और उनके ऊपर से आक्रमण किया जा सकता है। तो साबात मतलब अंडरग्राउंड खुदवा के अकबर ने साबात मार्ग का निर्माण करवाया और उसके बाद चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। ठीक है? दूसरी बात, इन सुरंगों से चित्तौड़ की जो नींव है दुर्ग की, उस दुर्ग की नींव तक अकबर की सेना जो है वो कई मन, 80 से लेकर 120 मन तक की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग इतिहासकार बताते हैं। इतनी बारूद चित्तौड़ दुर्ग तक वो ले गया था और उसकी दीवारों को इस बारूद से उड़वाया गया। तो पहला सवाल, इस युद्ध में अकबर द्वारा साबात मार्ग का निर्माण करवाकर, साबात मार्ग का निर्माण करवाकर साबात मार्ग का निर्माण करवाकर साबात मार्ग का निर्माण करवाकर चित्तौड़ दुर्ग तक बारूद पहुंचाई। मात्रा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कई बार अटपटा सवाल भी पूछ लेते हैं? अकबर एक बंदूक रखता था, उस बंदूक का नाम क्या है?
ठीक है। तो जयमल और कल्ला, ये देखो, ये ध्यान रखना, जयमल और कल्ला राठौड़। ये जयमल कौन था? जयमल राठौड़ मेड़ता दुर्ग का किलेदार था जो उसकी शरण में था, और यह आदमी इसका भतीजा था। तो उस संग्राम बंदूक से गोली चलाकर किसको घायल किया? जयमल को। इसके बावजूद भी, मतलब काफी घायल होने के बाद भी, इसीलिए इस पर सवाल पूछते हैं कि यह आदमी लड़ाई के मैदान से नहीं हटा और इसे कह दिया कि तू मेरे को बंदूक दे और अपने कंधों पर बैठा, दोनों गोली चलाएंगे। तो मतलब इसके कंधों पर चढ़कर ये गोली चलाता रहा। आज भी इसकी इन दोनों की तस्वीरें जो है वो इसी स्वरूप में कई जगह देखने को मिल जाती हैं। तो दूसरा सवाल इसमें जो है, देखो इस युद्ध के समय, अभी जैसे प्रिंस कह रहा था, वो लाइन पहले लिखनी जरूरी है कि उदय सिंह इस दुर्ग की जिम्मेदारी किसको देकर गया था? जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को। तो जयमल और फत्ता और जयमल और कल्ला, बात एक ही है, इस युद्ध में तीनों साथी थे। तो ये भतीजा था और वो एक सिसोदिया राजकुमार था। तो आप इसमें लिखो, उदय सिंह आक्रमण के समय दुर्ग की जिम्मेदारी, आक्रमण के समय दुर्ग की जिम्मेदारी जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर, जयमल और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर, फत्ता सिसोदिया को सौंपकर गोगुंदा की पहाड़ियों की ओर चला गया, गोगुंदा की पहाड़ियों की ओर चला गया। इस युद्ध में जयमल और फत्ता के अलावा जयमल के भतीजे कल्ला राठौड़ ने भी इनके साथ वीरगति पाई। कल्ला राठौड़ ने भी इनके साथ वीरगति पाई, वीरगति पाई, वीरगति पाई। तो इनकी छत्रियां यही हैं चित्तौड़ दुर्ग में, तीनों ने यही वीरगति पाई थी। अब ये साका कब हुआ था? तो इसमें लिखो साके की तिथि 25 फरवरी 1568 ईस्वी, मतलब इस डेट को चित्तौड़ दुर्ग पर फतह कर लिए थे। मरने वाले 3 बता दिए। औरतों का नेतृत्व किसने किया? औरतों का नेतृत्व किसने किया? इसमें उदय सिंह की पत्नी या उसके परिवार से मरने वाला कोई नहीं था। बुजदिल था ये, तो फैमिली को लेकर निकल गया था। इसीलिए तो लिखा जाता है कि अगर उदय सिंह जैसा कायर शासक मेवाड़ को नहीं मिलता तो हिस्ट्री कुछ और होती। तो ये जौहर जो किया गया है वो फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। तो आप इसमें लिखो, राजपूत स्त्रियों ने फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया, फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया। जौहर किया। फिर भी उदय सिंह बचा हुआ था ने, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या होता है? अकबर की सेना चित्तौड़ दुर्ग पर फतह करके वापस दिल्ली जा रही होती है। उस समय उदय सिंह की बची हुई सेना उसके ऊपर आक्रमण करती है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? पिंडोली का युद्ध। ठीक है। तो अगला सवाल, चित्तौड़ आक्रमण से लौटती अकबर की सेना पर चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के बाद अकबर की लौटती सेना की मुठभेड़
अकबर की लौटती सेना की मुठभेड़ उदय सिंह की सेना से हुई, जिसे इतिहास में पिंडोली का युद्ध कहा जाता है। तिथियां अपने पास स्पष्ट नहीं है। जिसे इतिहास में पिंडोली का युद्ध कहा जाता है। पिंडोली का युद्ध कहा जाता है। तथा उसके पश्चात 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में उदय सिंह का देहांत हो जाता है। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में उदय सिंह का देहांत हो जाता है तथा यही उनकी छत्री है। तथा यही उनकी छत्री है। तथा यही उनकी छत्री है। ये अपन ने मोटी मोटी चीजें इसकी देख ली हैं। आगे अपने को महाराणा प्रताप के बारे में